तो स्वागत है सभी का आज के जूम सत्र में। हम संविधान पर बात करने के लिए आज एकत्र हैं। कल संविधान दिवस था, जिसे हमारी संस्था ने भी सेलिब्रेट किया, मनाया, और आज हम बच्चों के साथ उसे कर्तव्यों की पर बात करते हुए मनाएंगे। तो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, बच्चों द्वारा इस पर कर्तव्यों की पहचान कराते हुए कुछ नगमे भी प्रस्तुत होंगे और उस पर बातचीत होगी। और मौलिक कर्तव्यों की पहचान कराने, जो हमारे मौलिक कर्तव्य 11 कर्तव्य हैं, उसकी पहचान कराने के लिए किन किन की प्रतिभागिता है हमारे आज साथ। और बच्चों ने कुछ मौलिक अपनी स्वरचित कविताएं भी रची इस दौरान। उनकी कुछ प्रस्तुतियां होंगी। अनु मिश्रा प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगी, पीयूष अधिकारों पर बात करेंगे, शीतल आजादी की एक कविता, संध्या आजादी पर एक कहानी लेकर आई हैं, शाहीन मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएंगी, झंडा गीत रास्ता स्कूल लेकर आया है, राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करेंगी एक आस्था दीपाली जी, और साथ में उनकी माता जी भी, आरती कुमारी, जो टीचर हैं। एकता गीत भी सुनेंगे हम, देशभक्ति गीत होगा, मैत्री गीत होगा, गौरव गान होगा, प्रकृति गान, ईश वंदना, देशभक्ति के नगमे, प्रेरक गीत, और साथ में जागरण गीत। और इन सभी गीतों में उन कर्तव्यों की पहचान की जाएगी जो हमें संविधान ने हमें जिनका रास्ता दिखाया है कि ये हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और ये बच्चे जो आज की प्रस्तुतियों में हिस्सेदारी निभा रहे हैं, वरेण्य हैं, अनु मिश्रा हैं, संध्या, शमा, शाहीन, शीतल, आस्था दीपाली, श्रेया, स्पर्श और पीयूष। और हमारे बीच में आमंत्रित वक्ता हैं सुमित प्रताप सिंह, जुड़ेंगे, दिल्ली पुलिस के हैं, इनकी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं। कवि और लेखक होना ड्यूटी करते करते एक बहुत ही अपने आप में बहुत रोचक भी बात है, और इनका इंटरेस्ट अभी तक बरकरार है, जो नौकरी करते करते इन्होंने 8 पुस्तकें साहित्य को दी। और हमारे बीच में है रविंद्र शर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, और जिनसे बातचीत होगी। सुंदरी रावत जी हैं, सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता और कवित्री। हमारे साथ जुड़ेंगे एक विद्यार्थी, एल्कॉन पब्लिक स्कूल के, दीपांशु, कवि हैं, विद्यार्थी हैं, डांसर हैं, कथक डांसर हैं, बेहतरीन लेखक हैं। तो आप इनसे हम राजनीतिक संविधान पर चर्चा में भी शामिल करेंगे। और हमारे साथ हैं हमारे शिक्षक प्रमोद दीक्षित जी, प्रमोद दीक्षित मलय, साहित्यकार होने के साथ प्रधानाध्यापक हैं, प्राथमिक विद्यालय पचोखर महुआ बांदा से हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में इनका लेखन है, देश विदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ है, आकाशवाणी छतरपुर से रचनाओं का प्रसारण होता रहता है, 5 पुस्तकों का संपादन किया है, और बाल संसद का आयोजन अक्सर करते रहते हैं। हमारे बीच में इन वक्ताओं के साथ जो हमारे सहयोगी बॉबी प्रकाश श्रीवाल, जो प्रस्तुतियों में भरपूर सहयोग देते हैं, हिमालयन इंग्लिश स्कूल घनसाली के विज्ञान शिक्षक, वो भी जुड़ेंगे, और उनके साथ बच्चे भी स्कूल के। तो प्रस्तुत है संविधान की प्रस्तावना, जो अनु मिश्रा प्रस्तुत कर रही है। भारत का संविधान उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धन और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और अधिकारों पर बात करने आए हैं पीयूष, कक्षा 7वीं के। Good afternoon all teachers. My name is Piyush. I study in class 7. आज मैं आपको एक स्पीच सुनाने जा रहा हूँ जिस स्पीच का नाम है फंडामेंटल राइट्स। आई स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स आर स्टार्टेड इन पार्ट 3rd of the Indian Constitution. These rights help in the development of the citizens in our country. Fundamental rights are also justiciable, which means that if someone fails to abide by such laws, they can be subjected to the court of law. Fundamental rights apply to all the citizens throughout the country, irrespective of caste, gender, and so on. Fundamental rights help in creating a welfare state. A welfare state is country where the prime objective is it look after the well-being of the citizens in country. Thank you. और हमारे बीच शीतल, जो एक बाल कवित्री है, उनकी रचना सुनते हैं आजादी पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शीतल आज आपके समक्ष एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका नाम है आज़ादी। आज़ादी है एक खुला आसमान, मिलजुल जहाँ रहे इंसान, दुश्मन हो ना कोई किसी का, ना किसी का रहे गुलाम, जात पात सब रहे बराबर, करते हो सब सबका आदर, ना कहीं हो कूड़ा करकट, स्वच्छता की बिछी हो चादर, लड़का लड़की एक समान, पढ़ते हो सब लगा के ध्यान, नहीं करे ईर्ष्या किसी से, एक दूसरे का करे सम्मान, नहीं पड़े देखना वो दिन, शहीद हुए जिसमें भगत सिंह, आज़ादी के लिए वीरों ने शरीर किए टुकड़ों में भिन्न, बच के ना आया कोई जिसने खेली खून की होली, वीर हमारे अमर हो गए, खाई जिसने सीने पर गोली। धन्यवाद। ये शब्दों का प्रयोग बहुत ही अच्छे से करती है कविताओं में। और संध्या, जिन्होंने आजादी पर एक कहानी लिखी, नमस्ते, छोटी सी मैं कहानी। संध्या प्रस्तुत हूँ आज आपके बीच आज़ादी की एक कहानी लेकर जिसका नाम है पक्षियों को भी आज़ादी ज़रूरी है। छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और दो प्यारे भाई बहन सोनू और मीरा रहते थे। दोनों को पक्षी बहुत पसंद थे। सोनू सोचता था कि उसके पास भी एक पक्षी हो और मीरा को सिर्फ दूर से ही पक्षियों को देखना अच्छा लगता था। एक दिन सोनू के पापा उसके लिए बड़ी ही सुंदर सी चिड़िया लेकर आए और सोनू ने उसे एक पिंजड़े में बंद करके रख लिया और वह बहुत खुश हुआ उस चिड़िया को देखकर, बहुत ही ज़्यादा। मीरा भी खुश थी पर उतना खुश नहीं थी कि जितना कि सोनू था। सोनू रोज उस चिड़िया को देख खुश होता, हर दिन उसे खाने को कुछ न कुछ खिलाता था। एक कुछ दिन तो ठीक था पर कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने खाना खाना बंद कर दिया और सोनू परेशान रहने लगा। सोनू ने अपनी मीरा दीदी से पूछा कि दीदी ये चिड़िया कुछ भी क्यों नहीं खा रही है। मीरा को पता था कि चिड़िया कुछ भी क्यों नहीं खा रही है। फिर उसने सोनू को समझाया कि सोनू अगर मैं तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा और क्या तुम खाना खाना पसंद करोगे। सोनू ने कहा नहीं दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मुझे बंदी बनाकर रखे, मुझे तो खुली आज़ादी पसंद है। उस पर मीरा मुस्कुराकर बोली बस इसीलिए ये चिड़िया खाना नहीं खा रही है क्योंकि तुमने इसे बंदी बना रखा है। जिस तरह हम लोगों को आज़ादी चाहिए उसी तरह ये चिड़िया भी आज़ादी से घूमना चाहती है। वो अच्छा दीदी, तो अब मैं समझा कि इसलिए यह चिड़िया खाना नहीं खा रही है। फिर दोनों ने उस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और उड़ा दिया और दोनों यह देख बहुत खुश हुए। बहुत सुंदर। FXB की संध्या थी, जिन्होंने कहानी लिखना शुरू किया और आज़ादी जो छोटे छोटे टास्क दिए थे उन पर ही। अब हम सुनते, हमारे साथ और भी वक्ता जुड़ गए हैं, सुमित जी का स्वागत है। और अब हम सुनते हैं कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों पर शाहीन, कक्षा 7वीं। मेरा नाम शाहीन है। मैं रास्ता स्कूल से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं
आप सभी को भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य बताना चाहती हूँ, जो कि हम अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पढ़ते हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 5, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 6, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नंबर 6, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नंबर 8, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नंबर 9, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों से उत्कर्ष की ओर करें और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती और नई ऊंचाइयों को छूए। नंबर 10, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। अब हम बारी बारी कर्तव्यों पर बात करते हैं और जल्दी जल्दी हम उन गाने, उन नगमों को भी सुनेंगे जिनमें कर्तव्यों की सुगंध है और वो पहचानने की कोशिश करें। पहला जो कर्तव्य है, जैसा कि शाहीन ने भी बताया, हम उसको उसमें संविधान का पालन करने की बात है और जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं और संस्थाएं हैं राष्ट्रीय, उनका सम्मान, इसमें सर्वोच्च न्यायालय इनके निर्णयों का सम्मान करना भी आता है। और हम अब इस पर एक गीत सुनते हैं जो रास्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत है। हमारा नमस्कार, हम रास्ता स्कूल की छात्राएं हैं। हम आपके सामने झंडा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला।
दूसरा कर्तव्य, जैसा कि शाहीन ने बताया ही था, वो स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए या होने चाहिए, जो प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, वो हृदय में संजोए रखें, उन भावों को संजोए रखें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। इसी गीत को एक अन्य धुन में भी सुनते हैं। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजे त्रिताखर करवाले। सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजे त्रिताखर करवाले। अबला किलू मत बोले, बहुबल धारणीं नमामि तारिणीं, बहुबल धारणीं नमामि तारिणीं, रिपुतल वर्णीं मातरं वन्दे। मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, मातरं वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धरणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वं, नमामि कमलां ममलां मतुलां सुजलां
सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुस्मिताभूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे जय हिंद। हमें गीतों में कर्तव्यों का बोध अगर होता है तो वो कितना अच्छा है कि हमें गीतों से पता चले कि इसमें हमारे ये कर्तव्य हैं। बहुत ही सुंदर। अब तीसरे कर्तव्य की बात करते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा रहे, हम उसके लिए तत्पर रहें, उसे अक्षुण्ण रखें। एक मिनट हम सुनते हैं उन गीतों को जो हम सुनते ही रहते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चैन तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये एक बेहतरीन गीत जिसे हमने अक्सर सुना और मन नहीं करता कि आगे बढ़ा जाए, सुना ही जाए, लेकिन हम कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। चौथा कर्तव्य देश की रक्षा करने के लिए है, हमें प्रेरित करता है। हम एक 2 आंखें 12 हाथ का एक गीत सुनते हैं 1 मिनट के लिए। ये भी आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना। तक तक धुम धुम 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 तक तक धु
तक धुम धुम। रात अंधियारी हो, गिरी घटाएं कारी हो, रास्ता सुनसान हो, आंधी और तूफान हो, मंजिल तेरी दूर हो, मंजिल तेरी दूर हो, पाँव तेरे मजबूर हो, तो क्या करोगे? रुक जाओगे ना तो क्या करोगे? देश में विपदा भारी हो, जनता सब दुखियारी हो, धूम भरी अकाल हो, बाढ़ और भूचाल हो, मुल्क में हाहाकार हो, मुल्क में हाहाकार हो, चारों तरफ पुकार हो, तो क्या करोगे? चुप बैठोगे? तो ऐसी समस्याओं में क्या करें? हमें कर्तव्यों का बोध यहीं से होता है कि इन श्रुति मधुर गीतों में वो सब बातें हैं जो हमें कर्तव्यों की याद दिलाती है।
तो मन नहीं था कि इसको रोका जाए, सुनते चले जाएं। अब हम कर्तव्यों पर आए हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो गीतों को थोड़ा सुनेंगे। 5वां कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ये बात आती है। अब देखते हैं इसके पीछे इसकी पहचान कौन सा गीत कराता है। पैगाम। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा। कितनी सुंदर लाइनें थी और जिसमें भाईचारे की खुशबू आ रही थी। अभी हम केवल पढ़ देते हैं। अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका निर्माण करना इस बात के लिए प्रेरित करता है। एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट के बच्चे यह हमें लाइव दिखाएंगे प्रस्तुति। 7वां कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा गीत है। ये कौन चित्रकार है? हरी हरी वसुंधरा। और 8वां कर्तव्य, 8वें कर्तव्य की याद दिलाती है एक ईश वंदना, ए मालिक तेरे बंदे हम। इसे भी लाइव हम देखेंगे। एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट की प्रस्तुति, जिसमें उस वंदना में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान के लिए प्रेरित करने के भाव मिलेंगे। सभी प्रार्थनाओं में वो भाव होते हैं कि हम अच्छा सीखें, हमारा दृष्टिकोण तार्किक हो, तो हम इसे लाइव देखेंगे। और देशभक्ति का एक नगमा जो हमने FXB के एक बालक से बोला था, उसका आया नहीं वीडियो, लेकिन वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की एक बात कहता है कि नफरत की लाठी तोड़ो, लानत का खंजर फेंको। हम उसे नहीं सुनेंगे, उसको हम अपने आप सुन सकते हैं। एक प्रेरक गीत है, वक्त की आवाज है मिल के चलो। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला, सतत प्रयास करने वाला ये गीत है। वक्त की आवाज है मिल के चलो, उसे भी हम सुन सकते हैं। और एक गीत जरूर सुनेंगे जो 11वें कर्तव्य की तरफ इशारा करता है। माता पिता या संरक्षक जो भी हैं हमारे, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखें कि उनके लिए अनिवार्य है। जैसे भी उनको पढ़ाना उनका दायित्व है और कर्तव्य है। तो इसका एक गीत है हमारा रजनीश बिष्ट जी द्वारा लिखा हुआ, जागो 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 स्कूल टाइम वाला गीत है, जो उनके एक नाटक का हिस्सा है। वो सुनते हैं। जल्दी पहले ब्रश करो,
था, पर हमें खेलना है नाटक का एक गीत, और एक दो गीत हम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, उनमें सुनकर बताना है कि गीत में कौन सा कर्तव्य है। 10-10 सेकंड के लिए चलाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों। ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे जान जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो ये कुछ गीत थे जो बच्चों ने रखे। अब हम लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं 5 मिनट की, फिर हम चर्चा के लिए चलेंगे। कर्तव्यों पर बात की। एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट ने संविधान दिवस मनाया कल, तो अब हम लाइव कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं आज के वक्ताओं के पास और लेते हैं संविधान की समझ। मेरा सवाल पहले अधिवक्ता हाईकोर्ट रविंद्र शर्मा जी से है। महोदय, हम जानते हैं न्याय सभी को चाहिए और अपने पक्ष में चाहिए। कहते हैं हमेशा सत्य की जीत होती है। अपराधी भी कोर्ट से बरी होने पर विक्ट्री का साइन बनाता है, ढोल नगाड़े बजवाता है, उसका फूल मालाओं से स्वागत होता है, आरती भी उतारी जाती है। प्रायश्चित और पश्चाताप जैसा कोई भाव किसी चेहरे पर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या संदेश जाता है, इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये आपने जो प्रश्न किया ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है। वो इसलिए कि जिस व्यक्ति को न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रायल उसको एक्विटल कर दिया, उसको निर्दोष मानकर बरी कर दिया, तो उसको हम ये कैसे कह सकते हैं हमको न्यायालय के आदेश का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न कानूनी से ज्यादा व्यवहारिक है, और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज के समय में चारित्रिक मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की बहुत गिरावट हुई, और न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस, सभी जगह इंसान हैं, उनसे गलतियां भी होती हैं और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आप ये क्यों मानते हैं कि वो अपराधी छूट गया इसलिए वो ढोल नगाड़े बजवा रहा है, उसका स्वागत हो रहा है, आप ये क्यों नहीं मानते कि वो निर्दोष था? हमारा कानून ये कहता है कि जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसको आप अपराधी नहीं कह सकते, तो उसका जुर्म साबित नहीं हुआ इसलिए वो निर्दोष है। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो गुनहगार था? तो ये प्रश्न करना बड़ा मुश्किल है, और ये माना जाना चाहिए। फिर तो किसी चीज का, कोई संविधान का, कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आप उसको न्यायालय से बरी होने के बाद भी अगर उसको अपराधी मानेंगे तो फिर क्या मतलब रह गया? कुछ अर्थ नहीं रह गया। और दूसरी चीज इसमें एक और कहना चाहता हूं कि ये मीडिया ट्रायल बहुत होता है। मीडिया ऐसा प्रस्तुतिकरण कर देता है चीजों का कि आप उससे और सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ है, जबकि वास्तविक तथ्य क्या है? न्यायालय में गवाह आते हैं, सबूत आता है, उसके बाद फैसला होता है। और मीडिया वाले कैसे फैसला कर देते हैं, कैसे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इसमें ये व्यक्ति अपराधी है या निरपराध है? ये मेरा कहना है। जी, सुंदरी रावत जी को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय में बैठ के शायद व्यवहारिक बात करें कि एक तरफ हमें संविधान कर्तव्यों से बांधता है कि संविधान का पालन करें, कोर्ट की अवमानना ना हो, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हो, प्रतीकों का सम्मान हो, और दूसरी तरफ जब जिसने अपराध होते हुए देखा और उस अपराधी को मुक्त होते हुए भी देखा, तो वो जो न्याय का तराजू है उस पर उसको कैसे भरोसा हो? तो कहीं कोई डंडी मार तो नहीं है, मतलब किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी,
मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे ही हुए व्यक्ति ने ही करी हो, या उस प्रक्रिया में लोगों गवाहों ने इस तरह से गवाही दी? सुंदरी रावत जी, हाँ आप जी, क्या? हाँ जी जी भैया, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा सर ने बोला है कि जो अदालत है वो सबूतों के बेस पे चलती है, ठीक है ना। उसमें आप कोई अपना अलग से नहीं जोड़ सकते कि ये और ये है ये, और जब तक साबित ना हो किसी का जुर्म कि इसने ये किया है, तब तक आप उसे अपराधी नहीं मान सकते। आप उसे आरोपी मान सकते हो, उस पर आरोप लगा सकते हो, लेकिन उसे दोषी नहीं मान सकते कि भाई यही इसी ने किया हुआ, जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो। साबित होने में पूरी आयु बीत जाना, नहीं तो मतलब मैं हाँ, वही कह रही हूँ कि जी। आयु अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम्म, उसमें गलती कुछ गवाहों की होती है। अगर हम किसी को क्राइम करते हुए देख रहे हैं और हम वो कोर्ट में, आपने कई केस ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे कोर्ट में जाते जाते ही गवाह मुकर गए। पहले उन्होंने बोला हम देने को तैयार हैं, उसके बाद जब वो कोर्ट में गए तो मुकर गए वो, या तो वो बाहुबली के किसी डर से मुकर गए, या तो वो किसी का पैसा लेके मुकर गए कि भाई चलो उसने पैसा दे दिया तो वो मुकर गए कि भाई हम नहीं इसको गवाही देंगे। तो इसमें अदालत अब क्या करे? अदालत तो गवाही के बेस पे चलता है ना, कि भाई सबूतों के बेस पे चलता है कि जब आप उसे सबूत लाके दोगे कि अदालत ने तो देखा नहीं है, जज साहब ने तो देखा नहीं कि भाई ये कोर्ट ने कि किसने क्या किया, वो तो केवल सबूत देखेंगे कि भाई आपने ये प्रस्तुत किया कि भाई फला ने ये किया, उसने ये किया, कि हाँ भाई इसने देखा था, हाँ तो बताएगा। तो अगर वही इंसान मुकर जाएगा तो फिर जज साहब क्या करेंगे? तो ये हमारा एक जो पब्लिक के बीच में, जो ये लोगों के बीच में, हमें एक ये नैतिक हमारी जिम्मेदारी बनती है और एक हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है हम उसको संभाल के रखें, उसमें बढ़ोतरी करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक दिन प्रतिदिन न्याय का स्तर हम ऐसे ही देखते रहेंगे, और जो न्याय के मंदिर में बैठे हैं वो भी ऐसे ही देखते रह जाएंगे और हम भी ऐसे ही देखते रह जाएंगे। तो यही मुद्दा है कि हम जो जनता है, जो लोग हैं, वो अपने नैतिक मूल्यों को संभाल के रखें, तब जाके हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। आप जैसे अभी आपने प्रश्न किया था रविंद्र जी से कि एक अपराधी निकलता है, ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, वो बजते रहते हैं, तो अदालत ने तो अपना काम इतना कर दिया कि भाई जो उसके खिलाफ सबूत मिले या नहीं मिले उसके आधार पर उसे बरी कर दिया। अब एक बात ये आती है कि लोग जमानत और केस में फर्क महसूस नहीं कर पाते। जमानत किसी को मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गया उस केस से, है ना। वो बरी तब होता है जब उसके पूरे आरोप उस पे से हट जाए। किसी को जमानत मिल गई, किसी को बेल मिल गया तो लोग समझते हैं बस ये छूट ही गया। अगर केस चलने के बाद उसके कुछ टाइम बाद अगर उस पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो पुनः जेल जाएगा। तो ये चीज है, जब तक हम अपने मूल्यों को संभाल के नहीं रखेंगे, उनको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम हर चीज में गिरावट ही पाते रहेंगे। तो ये चीज हमें शुरू से ही सिखानी पड़ेगी। खुद हमें भी सीखनी पड़ेगी, अपने बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी, जो बच्चे हैं उनको भी। और बच्चे जो हैं वो, आप किसी को भी अपने बच्चे को कुछ बोलोगे वो नहीं सीखेगा जब तक आप उसे करके नहीं दिखाओगे खुद। ठीक है, मैं एक छोटा सा, भैया थोड़ा 1-2 मिनट ले लूं? हाँ जी जरूर। हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको कि एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही घर आते हैं शाम को अपने काम से। ठीक है, हस्बैंड आए और वो सोफे पे बैठ गए और अपने पैर टेबल पे करके मोजे उतारे और बहुत थक गए। वाइफ आई काम से, उसने फटाफट से बैग अपना सोफे पे रखा, वॉशरूम में गई, अपना फ्रेश होके आई, कपड़े उसने भिगाए, अपने किचन में गई, चाय बनाई, अपना खाना बनाया, सब कुछ किया। अब जो बच्चा है वो क्या देख रहा है? कल को अगर वही पिता अपने पुत्र से 1 गिलास पानी मांगेगा तो क्या बच्चा लाके देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पुरुषों का काम करना नहीं होता, उसका आराम करना होता, क्योंकि उसे वो सिखाया गया है। वो देख रहा है कि पिताजी आएंगे, वो भी ड्यूटी से आ रहे हैं, वो आराम करेंगे, माँ लगी रहेगी। तो वो सीखेगा कब? कि मुझे 1 गिलास पानी मेरे पिता थके हुए मुझे देना है। जब पिता भी जब आएगा और वो भी, माँ अगर चाय बना रही है तो पिता खाना बना देगा या कुछ कर देगा, दूसरा काम कर देगा। तो जब तक हम अपने बच्चों को
सिखा के, मतलब कि अपने आप करके उन्हें नहीं बताएंगे, तब तक वो कुछ हम उन्हें कितना भी सिखा ले वो कुछ नहीं सीखेंगे। और यही बात धीरे धीरे लोगों को शिकायत रहती है कि भाई राजनेता आजकल खराब है, ये खराब है, डॉक्टर्स खराब है, वकील खराब है, ये खराब है। क्यों खराब है सब? और ये हैं कौन ये लोग? ये लोग हम में से ही है, हम में से ही निकल के जाते हैं, हम में से ही हमारे कोई भाई, कोई चाचा, कोई ताऊ, यही सब बनते हैं राजनेता वगैरह। जब इनको ही हम अच्छी शिक्षा देंगे तो ये ऊपर जाके अच्छा ही काम करेंगे, लेकिन नीचे से जब इनका आधार जो बेस है वो मतलब ऐसे ही डोलमोल रहेगा तो फिर वो ऊपर जाके वही काम करेंगे। जिसको जितना खाने का मिलता है वो वहीं पे उतना ही खाने की कोशिश करता है। जिसको 10 रुपए खाने का मौका मिलता है वो 10 रुपए खाता है, जिसे 100 रुपए खाने का टाइम मौका मिल रहा है वो 100 रुपए खाता है। तो जब तक हम इस चीज को सुधारेंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। जी, एक बात अगर आप अनुमति दें तो मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी सर जी। देखिए, आपने मौलिक कर्तव्यों की बात की, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कर्तव्यों का पालन हम लोग नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहाँ कर रहे हैं। और उसका सबसे, मैं आपको एक ऐसी चीज कहने जा रहा हूँ कि हमारे सामने अपराध होता है, लेकिन हम लोग उसमें कोई गवाह बनने के लिए, अदालत में जाने के लिए, पुलिस के सामने भी जाने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों? हम के लोग आम तौर पर कह देते हैं, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। बिल्कुल सर, मैंने भी यही बात कही है। जब आप अदालत में जाएंगे नहीं, आपने देखा है, आप गवाही, क्योंकि ये पेपर जस्टिस, ये गवाहों के आधार पर और सबूतों के आधार पर फैसला करती है अदालत। तो और ये भी होता है, इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि झूठे गवाह लाए जाते हैं। तो एक तो जिसने देखा है, जो गवाह है वो गवाही नहीं देते, और झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं। जब वो गवाह अदालत में झूठा साबित हो जाता है तो उसकी गवाही के आधार पर अदालत किसी को कैसे सजा दे सकती है? ये मेरा कहना है। ये बहुत सही बात है, और इन सब का समाधान कर्तव्यों के निर्वहन में ही है, जैसा आपने कहा भी। और संविधान ने कर्तव्यों का संकेत इसलिए भी किया है कि हम इनको माने तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उलझने दूर होंगी। ये सब किताबों में सुरक्षित हैं, ये चीजें कहीं पालन नहीं होती। जी, पालन होने लगे तो ये कई लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि मौलिक अधिकार कर्तव्य क्या है, केवल अधिकारों की सब बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है कर रहा हूँ काम, उसके लिए उपचार है, लेकिन मौलिक कॉपी में किसमें तो उसके लिए कोई नहीं। जी जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद इन सवालों को उत्तर देने के लिए रविंद्र जी, सुंदरी रावत जी। अब हम एक दूसरे चरण पर बढ़ते हैं, और रहिएगा जब तक आप पर समय है, हम दूसरे भी सवाल लेकर आएंगे। अब मेरा सवाल दीपांशु से है। दीपांशु 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और कवि भी हैं और नर्तक भी हैं, कथक के बहुत ही बेहतरीन कवि लेखक। मेरा इनसे प्रश्न है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी हैं, हर सवाल का जवाब इनके पास होता है। दीपांशु, आप भली भांति मौलिक कर्तव्यों से परिचित हैं, अधिकारों से भी परिचित हैं। पाठ्य पुस्तकों में 6ठी कक्षा से इनका उल्लेख किया जाने लगता है, मगर अधिकारों का किया जाने लगता है, कर्तव्य पीछे छूट जाते हैं। मगर मौलिक कर्तव्यों के प्रति ऐसी जागरूकता कम देखने को मिलती है। गीतों द्वारा जो अभी प्रस्तुत हुए, जो तरीका निकाला मौलिक कर्तव्यों की पहचान कराने का, ये कितना सही लगता है आपको? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अपनी बात रखने से पहले मैं 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। होता पांडु पुत्रों को यदि कर्तव्यों का भान, तो द्रुपद सुता के अधिकारों का ना होता अपमान। यदि रामायण में कर्तव्यों का हुआ है बखान, तो महाभारत में किया गया अधिकारों का गुणगान। देखिए, गीतों के प्रयोग से मैं सहमत हूं, पर यह दूसरी बात है। प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि बच्चे इनके महत्व को कितना समझते हैं। भारत के संविधान में जड़े सभी अधिकारों की मूलभूत प्रकृति जो है न्याय संगत है। न्याय ही धर्म है, और धर्म की जो मूल शिक्षा है वो है कर्तव्यों का वहन। कि संविधान के रचनाकारों को इस बात का ज्ञान था, पर शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में नहीं जोड़ा गया, उन्हें व्यवहार में स्वाभाविक माना गया।
पर समय की करवट जैसे ही बदली, समय की करवटों ने भारत को बदलाव का चेहरा दिखा दिया। इसलिए 1976 में, माफी चाहूंगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अधिकारों की शिक्षा देने से पहले हमें बच्चों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए। ये बात अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। और हम सब जानते हैं कि मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, जिसकी देह के मध्य विराजमान है हृदय। हृदय को द्रवित करना आसान है। इस कार्य में गीतों का उपयोग सार्थक ही नहीं बल्कि सफल भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि साहित्य की ये जो छंदमयी देन है, ये बच्चों के हृदय को द्रवित कर सकती है और उसमें कर्तव्यों के महत्व को उजागर कर सकती है। गीतकार कैफी आजमी ने बड़ी खूबसूरती से अपने गीत में लिखा है कि बलिदान के काफिले कभी खत्म ना हो पर बरकरार रहे गर्मजोशी से भरा बागपन। फिल्म हकीकत का वो गीत अपने आप में, महोदय, आपके प्रश्न का जीवंत उदाहरण है। तो मेरा एक और सवाल है दीपांशु। मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होने के बाद उनके प्रति सचेत रहने के क्या उपाय हो सकते हैं, थोड़ा खुलकर बताएंगे? जी, और देखिए, जानकारी के अभाव में भूल चूक होना लाजमी है, पर जानकारी होने के पश्चात सचेत रहना तो स्वाभाविक है। और सचेत ना रहना या तो बनावटी है या जानबूझकर की गई लापरवाही। पर मैं नहीं भूलना चाहता कि हम जिस युग में रह रहे हैं, ये पढ़े लिखे अनपढ़ों का जमाना है। यहाँ तो अपनी जान को हाथ में लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में मौलिक कर्तव्यों के प्रति चेतना उजागर करना मुश्किल काम है, पर नामुमकिन नहीं है। एक उपाय तो आपने अपने पिछले प्रश्न में खुद ही दे दिया कि गीतों के और साहित्य के माध्यम से हम छोटे और बड़े सभी के मन में कर्तव्यों की ज्योति जला सकते हैं। दूसरा उपाय मेरे जहन में है कि भावना को चेतना तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यदि किसी प्रकार से हम दूसरों को कर्तव्यों के महत्व का अनुभव करा सकें, उन्हें द्रवित कर सकें, तो पक्के तौर पर वो इस विषय में सचेत हो जाएंगे। हमें करना बस इतना है कि उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाना है जिससे उन्हें इस बात का अनुभव हो। जी, बहुत सुंदर। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे जुड़े। हमारे बीच में श्रद्धा पांडे जी हैं, जो शिक्षिका हैं एल्कोन पब्लिक स्कूल की। हमारे 2 वक्ता जोड़कर हमसे दूर जा चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे, श्रद्धा जी, हमारा सवाल कर्तव्यों को लेकर है। बच्चों को इनका सहजता से बोध कैसे हो, हम कौन से उपाय करें, इस पर थोड़ा सा अपनी राय दें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। कर्तव्य और अधिकार, ये 2 बड़ा विषम जो है विषय है, क्योंकि हम तो अधिकार के प्रति तो सजग हैं, सचेत हैं, कर्तव्य के प्रति हम सजग सचेत नहीं है, और इसमें संतुलन होना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी समस्या है, जो संतुलन नहीं हो रहा है। तो अभी तो दीपांशु ने जो बात कही मुझे अच्छी लगी कि हमें जो है अपने कर्तव्यों के, अपने व्यवहार से कर्तव्य के प्रति सबको सचेत करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है सर, कह करके कोई किसी को जो है कर्तव्य का बोध नहीं करा सकता है, जब तक हम खुद न करें। एज अभिभावक हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, अध्यापक के रूप में कर्तव्य करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ना, देख करके उसको ज्यादा सीखती है। यदि हम सिर्फ कहते रहेंगे और खुद नहीं करेंगे तो कभी भी कोई भी बच्चा कर्तव्य नहीं सीखेगा। और जब हम खुद करेंगे तब भी हम नहीं कह सकते कि 100% हमें जो है उसका परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी हाँ, आशाजनक परिणाम जरूर प्राप्त होगा। तो हमें कहना भी है, करना भी है, और कई बार जो है कहानियों के द्वारा हम बच्चों के अंदर इस प्रकार के जो है उनका उत्तरदायित्व तो जागृत कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए कि यदि वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसका किस प्रकार उसको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। अभी सुमित जी का संदेश आया है कि उनको ऑफिस से केवल आधा ही घंटा मिला था शामिल होने के लिए। वो अपने कर्तव्य से बंधे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्तव्य से बंधे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और हमारे बीच में जो वक्ता, जो शिक्षक जुड़ने थे, वो किसी नेटवर्क
इशू के कारण नहीं जुड़ पाए। और हमारे से जो एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट की जो प्रस्तुतियां लाइव आनी थी वो नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पा रही हैं। उनके वीडियोस अटके हुए हैं, नहीं तो वीडियोस उनके चलाए जाते, और नहीं तो बाकी उनके गीत तो हमारे उसमें उपलब्ध रहते ही हैं गूगल पर। तो हमारी करीब 15-20 मिनट की जो प्रस्तुतियां थी वो नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाए। और हमारा आज का जो कार्यक्रम था कर्तव्यों को लेकर, मौलिक कर्तव्यों को लेकर, उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कर्तव्यों का बोध होना बहुत जरूरी है, और उनका जब बोध होगा तो हम उन सब चीजों में उनको पहचान पाएंगे जो हमारे सामने कहानियां, कविताएं और गीत प्रस्तुत होते हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं। तो और वो फिल्मों के जरिए भी बहुत अच्छा कार्य होता रहा है ये, जैसा कि हमने गीतों में भी देखा, पुराने फिल्म के गीतों में उन कर्तव्यों का बोध करवाने की भरपूर कोशिश हुई है। और इस पर अपनी राय आप व्यक्त कर सकते हैं। सुंदरी जी हमसे जुड़ी, तो कि इनको सुनने का आजकल चलन थोड़ा कम हो गया। पुराने लोग तो सुनते ही हैं उन गीतों को, लेकिन नए युवा उन प्रेरक गीतों को, उन कर्तव्यों को बोध कराने वाले गीतों से दूरी बनाए हुए हैं। तो अगर कोई इस पर कुछ दूरी इसलिए बनाए हुए हैं ना कि जो पुराने गीत है वो उनको सुनका मतलब उनका आजकल जमाना रहा नहीं है। जो नए गीत है उनमें कोई बात रही नहीं है, तो फिर वो थोड़ा डिस्टेंस जो हो जा रहा है ना, तो उस वजह से आजकल के बच्चे वो गीत नहीं सुन पा रहे हैं। और ऐसे में ही केवल शिकायत और आरोप लगाने वाला स्वभाव डेवलप होता है। हम दूसरे से अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं, शिकायतें रखते हैं, क्योंकि हमें उन सब चीजों से हम दूर हो गए हैं जो हमें करनी चाहिए, है ना। जो जी, तो हर कोई ये चाहता है कि पहल दूसरा करे। जी, हर कोई पहल खुद नहीं करना चाहता, वो दूसरे से उम्मीद करता है कि ये पहल करे तब जाके मैं इसके पीछे जाऊं, तो वही पहल मेन है। और इस पर हम राय लेते हैं धर्मेश्वरी में। यस सर, जब कोई भी बच्चा स्कूल में एंटर होता है ना, वो उसकी एज होती है 3 इयर्स। 3 इयर्स से वो जब एंटर होता है तब से टिल 12th स्टैंडर्ड तक, तो वो नियरली 18 इयर्स तक रीच करता है। वहां तक बच्चे को इतनी डिसिप्लिन सिखाई जाती है, राइट फ्रॉम द 3 इयर्स, आफ्टर लाइक 3.5 years द चाइल्ड स्टार्ट फॉलोइंग डिसिप्लिन। हमें टीचर्स को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, वो डिस्टर्बेंस इतना बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चे करते हैं, बट नॉर्मली देखा जाता है बच्चे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करते। छोटी से छोटी चीज, अगर एक छोटा सा पेपर भी होगा ना, द चाइल्ड विल ड्रॉप इन द डस्टबिन ओनली। वो कभी यहाँ वहाँ नहीं फेंकेगा। स्कूल के रूल्स होते बड़े ही, वो नेशन के रूल्स नहीं है। हाँ। जैसे कोई कोर्ट नहीं है, उसका कोई लॉज बनाए हुए नहीं है, बट दे आर द बेसिक रूल्स ऑफ द स्कूल दैट द चाइल्ड हैज टू फॉलो। वो राइट फ्रॉम द 3 years वो बच्चा फॉलो करता है टिल द ही लीव्स द स्कूल एट द एज ऑफ 18। 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है। बच्चे इतने हमारे इतने डिसिप्लिन में रहते हैं, अगर वो स्कूल के अंदर लाइक रैपर फेंकना हो तो थ्रो करना हो तो वो डस्टबिन में ही डालेगा। अगर वो लाइन में वॉक कर रहा है, इफ द चाइल्ड इज वॉकिंग, he is coming down from the stairs, कहीं पर भी हो उसकी डिसिप्लिन हमेशा रहता है। when he is talking, या फिर वो छोटा बच्चा हो या अपने एल्डर्स से बात करता हो या फिर अपने टीचर्स के बात करता हो, the children are very different in the school, they are very disciplined, but I don't know, जैसे स्कूल छूटती है ना उनके सारे बिहेवियर्स चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि हाँ 12th स्टैंडर्ड तक जो हमारे सामने जो सोसाइटी हमारे बच्चे रहते हैं, एंड हम टीचर्स है जो आपके स्कूल में टीचर्स है, but we are the same person that you meet in the like Inox, आप कैफेटेरिया में मिलते हो, आप हॉटल्स में मिलते हो, but when we see the children in the like कैफेटेरिया और हॉटल्स या फिर आइनॉक्स में देखते हैं, उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। जबकि स्कूल में हमारे जो बच्चे हैं, इफ यू फील यू वोंट फील दैट यू आर इन इंडिया, उनका बिहेवियर एक वेस्टर्न कंट्री के सिटीजन का जैसा होता है, बिल्कुल वैसा होता है। बट ऐसा दे लीव द स्कूल, आई डोंट नो, उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। हमारे बच्चों को हम राइट फ्रॉम द 3 years उनको सिखा रहे हैं, और वो लाइक विद इन 6 months दे स्टार्ट फॉलोइंग द टीचर्स। 6 महीने वो सारी डिसिप्लिन सीख जाते हैं, सारे रूल्स सीख जाते, भले वो नेशन के ना हो, स्कूल के हो।
लेकिन when they play a role of a citizen and they enter into the country, इतने सारे हमें लाइक एक सेशन करना पड़ रहा है कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे मूल्य क्या है, एंड वी जी आर लाइक नरेटिंग एंड वी आर प्रीचिंग द चिल्ड्रन. आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये जनरेशन लाइक अभी की जनरेशन तो काफी चेंज हो जानी चाहिए, बट जी नहीं हो रही है. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और कहाँ पर एक डिस्टर्बेंस आता है, व्हाई आवर सोसाइटी लुक सो मच डिस्टर्ब कंपेयर टू जी द वेस्टर्न कंट्री, दैट आई डोंट नो. क्योंकि हमारे स्कूल में हम बच्चों को देखते हैं ना, दे लर्न डिसिप्लिन राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3.5. तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे बच्चों को इतना मूल्य और ये सब सिखाने की जरूरत पड़े, उसके लिए इतनी सारी स्टोरी बोलने की जरूरत पड़े या कविता बोली जाए. बट द फैक्ट इज दैट कि वो जरूरत पड़ती है. एंड देन ऑल्सो इतना सीखने के बाद भी बच्चे वो बाहर व्हेन दे प्ले अ रोल ऑफ अ सिटीजन, वो डिसिप्लिन नहीं दिखाते एज अ स्टूडेंट. दे आर शोइंग इन द स्कूल द वे दे आर टॉकिंग इन द स्कूल एज अ स्टूडेंट, दे डोंट टॉक एज अ ह्यूमन आउटसाइड द स्कूल. आई डोंट नो व्हाई. और आफ्टर लीविंग द स्कूल तो इतना सारा डिस्टर्बेंस मैं देखती हूँ. हम रोड पर से भी आते हैं, हम हॉटल्स में भी जाते हैं, पार्टी होती है या फिर हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वेयर आई एम नॉट प्लेइंग अ रोल ऑफ अ टीचर, वहां पर इतना सारा डिस्टर्बेंस होता है. एंड व्हेन आई एम इन माय स्कूल आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ टीचर, इतनी सारी डिसिप्लिन है. कितना वो दोनों प्लेस में सर इतना वास्ट डिफरेंस है. आई डोंट नो व्हाई हमारे कंट्री के सिटीजन क्यों इतने डिस्टर्ब, जबकि वो जी हमारे अपने स्टूडेंट है. जी वो हमें समझ में बिल्कुल, टीचर्स को आई थिंक इंडियन इंडियन टीचर्स को समझ में नहीं आता. चिल्ड्रन व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ स्टूडेंट यू आर वेरी डिसिप्लिन, एंड व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ अ स्कूल यू आर वेरी डिफरेंट. क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पर भी होते हैं और हम स्कूल में भी होते हैं. एज अ स्टूडेंट यू आर वेरी जी डिसिप्लिन, बट व्हेन यू आर कंट्री सिटीजन यू आर वेरी डिफरेंट. जी आई डोंट नो सही. कहाँ डिस्टर्बेंस है. हाँ, एक बात ये भी लगती है कि रटा देना, किताबों में लिख देना, और फिर कहना कि इन्हें याद करो, इन पर बात करो, और दूसरी बात वो सामग्री दे देना, वो गीत दे देना, वो कहानी दे देना. जैसे दीपांशु ने भी बहुत अच्छी बात करी कि जो रामायण महाभारत के प्रसंग के द्वारा रामायण कर्तव्यों की कहानी है ना, कर्तव्यों की याद दिलाती है. आपका ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य, सभी कर्तव्यों की बात कर रहे हैं. और महाभारत में अधिकारों की चर्चा है. तो जो ये कहानियां हैं ये भी हमें बहुत सारी चीजें सीख दे देती हैं परोक्ष रूप से. तो एक ये भी एक तरीका है. और दूसरा मतलब ये जो गीत इतने आजादी के बाद से लगातार जो फिल्में आई, उनमें हमें मालूम नहीं था वो सायास या प्रयास से वो चाहते हैं कि कर्तव्य हमें पता चले, हमें महसूस हो, है ना. तो वो बाद में एक जब कोशिश हुई कि कर्तव्यों का सहजता से बच्चों को कैसे पता चले, तो उन गीतों में खुशबू आने लगी कि ये देखो, ये कर्तव्य यहाँ से ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय प्रेम जगाने की बात कर रहा है, ये गौरव गान गाता है, ये राष्ट्रीय धरोहर पर गौरवान्वित होने की बात कर रहा है, ये भाईचारे की बात कर रहा है, ये नफरत को खत्म करने की बात कर रहा है. तो कर्तव्यों का बोध बच्चों को कैसे हो, ये हमें एक सोचने की जरूरत है कि वो सहजता से कैसे हो. किससे कहानियों, श्रद्धा जी ने बहुत कहा कि कहानियों के जरिए वो काम बहुत खूबसूरती से हो सकता है, और गीतों के जरिए भी हो सकता है. और हमें लगातार मतलब जबरन लिख देना और उनको जबरन याद कराने से वो बात नहीं होगी, ये हम सब समझते हैं. तो आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं मौलिक कर्तव्यों पर. जो आज का सत्र था, हमारी कोशिश थी कि बच्चे उसकी खुशबू लेनी शुरू कर दें कर्तव्यों की, गीतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा. ऐसे जब हम स्टूडेंट थे ना, हम टीचर्स जब स्टूडेंट्स थे ना, तो हमारे टीचर्स भी ऐसे ही हमें पोयम कविताएं बताते थे, ऐसे ही हमें स्टोरी बताते थे. तो आपको ये लगता है कि क्या स्कूल में से मैडम स्टोरी सुनाने बैठ गए या पोयम करने बैठ गए, बट साइकोलॉजी जब हम स्कूल के बाहर होते हैं, वी आर कम अंडर सर्टन सिचुएशन, तब वो सारी चीजें जो हमारे टीचर्स ने हमें की होती है ना, वो साइकोलॉजिकली हमें बहुत अफेक्ट हुई है. सो हम जब टीचर बने ना, तो हमें भी पता है कि एक टाइम में भले ही वो बच्चा अग्री करे ना करे, बट सर्टन टाइम्स विल कम इन हिज लाइफ टाइम, तब वो उसको साइकोलॉजिकली जरूर अफेक्ट करने वाला है.
तो इसीलिए हम बार बार कहानियों पर और कविता पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में आओगे तब आपको भी साइकोलॉजिकल भी वो जरूर अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम वो सुन चुके हैं एंड इन रियल लाइफ वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट। तो इसलिए वो बहुत ही जरूरी होती है कि हम टीचर स्कूल में ये सब सिखाए, कविताएं और स्टोरीज उनको बोले जी। और इस बात के साथ हम सत्र की समाप्ति करते हैं कि अधिकारों का जन्म जो है वो कर्तव्यों से ही होता है, और जब कर्तव्य निभाएंगे तो अधिकार हमें स्वयं प्राप्त होंगे। मैं आमंत्रित वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो जुड़े।